हेलो बच्चों, नितिन की पाठशाला में पुनः स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में प्लेलिस्ट में हम जो कवर अप कर रहे थे वो था आपका चैप्टर एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन, जो कवर अप कर चुके हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इस यूनिट का, दैट इज़ द एल्कीन्स। डाइईन्स है आपके सिलेबस में, एनईपी में, इस पेपर में नहीं है, तो ये हम फिर कभी स्टडी करेंगे, राइट। के यूके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी समरी वो मैं डाल चुका हूँ एल्कीन चैप्टर की, वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ एल्कीन से देखिए आपके पास क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का डालने का। तो देखिए, दिस सेक्शन डील्स विद द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने साइक्लोएल्केन एल्केन्स के चैप्टर में आपको बताया था कि ओपन चेन जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड में आते हैं आपके एल्कीन्स एंड अनसैचुरेटेड में आपके एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो उनमें से एल्कीन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, साथ ही डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एल्कीन वो हम देखेंगे, और साथ ही क्या सिंथेटिक यूटिलिटी है इस कंपाउंड, इन कंपाउंड्स की, इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो भी हम देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू एल्कीन फैमिली। एल्कीन्स व्हाट आर दे? They are the acyclic unsaturated hydrocarbons containing double bond। तो यानी कि असाइक्लिक है, एलिफेटिक ओपन चेन आपका हाइड्रोकार्बन है और साथ ही में एक डबल बॉन्ड अवेलेबल है। एंड द जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ये हम देख चुके थे। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ओल्फिन्स। ओल्फिन्स क्या होते हैं? आपके लैटिन वर्ड है ओल्फिन, मीन्स ऑयल फॉर्मिंग। तो लोअर मेंबर्स आर नोन टू प्रोड्यूस द ऑयल प्रोडक्ट, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो टर्म्ड एज ओल्फिन्स। नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात करें तो इन द कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम, एल्केन्स से आपने ANE ये आपने रिमूव करना है, YLENE ये आपने ऐड करना है, राइट। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है C2H4, 2 कार्बन एटम्स वाले को इथ वर्ड यूज करते हैं, सो इथेन होना चाहिए था, बट एन काट के आईलीन, इथाइलिन। ऐसे ही सिमिलर वे में 3 कार्बन एटम को प्रोपाइलिन, 4 कार्बन एटम के जो आइसोमर्स हैं उनके अलग अलग नाम होंगे, अल्फा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन और आइसोब्यूटाइलिन, राइट। सो दैट इज द कॉमन सिस्टम। IUPAC सिस्टम में हम क्या करते हैं, एन वर्ड हटाकर इन वर्ड लगा देते हैं। याद करने के लिए देखिए, एल्कीन में इन वर्ड आ रहा है तो ये इन वर्ड हम एज इट इज़ लिखा देंगे। तो 2 कार्बन एटम्स के लिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूट 1 इन, बिकॉज दे आर द आइसोमर्स, सो दैट्स व्हाई पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड विल बी मेंशन्ड हियर, ब्यूटोइन एंड 2 मिथाइल प्रोपीन, बिकॉज द लॉन्गेस्ट चेन इज दिस वन, राइट। तो दीज आर द IUPAC सिस्टम एंड कॉमन सिस्टम। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे नाम क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, राइट। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, सो 2 3 डाइमिथाइल, एंड सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो 2 ब्यूटीन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन का क्या रहेगी, दिस वन। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, सो 3 मिथाइल, और थर्ड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है 3 हेक्सी या हेक्स 3, जैसा भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है, लॉन्गेस्ट चेन में ध्यान रखना एल्कीन में डबल बॉन्ड ज़रूर होना चाहिए, राइट। तो इस लॉन्गेस्ट चेन में एक तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पे इथाइल है। सो एज पर अल्फ़ाबेटिकल रूल ई पहले आता है एन बाद में आएगा, सो 3 मिथाइल 2 3 इथाइल 2 मिथाइल, राइट। और 1 पे है या 1 पेंटीन एज ए, इसका नाम क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन काउंट कीजिए, 1 दिस कोई भी हो सकती है। तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे भी 2 मिथाइल है, सो 3 मिथाइल हो गए, सो दैट्स व्हाई ट्राई वर्ड यूज विल बी यूज, 3 4 4 ट्राई मिथाइल 1 पेंटीन, राइट। तो आई होप इट्स इजी। तो आगे चलते हैं, ये एल्कीन के बाद है। अब आते हैं हम जनरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन।
देखिए अब से आपके जितनी भी स्लाइड्स आएंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरी स्लाइड इज मच इम्पोर्टेंट। तो इसलिए इसको या तो हाई क्वालिटी में वीडियो को पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा तुम्हें ठीक लगता है पर अपना ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड इज द डीहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज पूछा भी गया है। तो देखिए, डी मतलब कि होता है रिमूवल, एंड हेलोजिनेशन में हेलोजन वर्ड है, सो दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द रिमूवल ऑफ हेलोजिनेशन। हेलोजन को रिमूव करना है, किससे? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है आपका? सिंपल RX है, राइट। तो यहाँ से X तो रिमूव हो गया, R से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इथाइल हैलाइड। KOH एल्कोहलिक KOH आपका रिएजेंट रहता है। यहाँ से X रिमूव हुआ इस कार्बन से, तो इस कार्बन से आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हाइड्रोजन, और आपका डबल बॉन्ड बच जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेप्स, या तो E1 मैकेनिज्म के हो सकता है या E2। एंड व्हाट इज E1 एंड E2 वो समझ लीजिए। E denotes the elimination process and 1 and 2 they denotes the reactant molecule concentration, right। E1 का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन ओनली द वन कंसंट्रेशन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX concentration only, that is the E1. In the case of E2, rate of reaction will be proportional to both RX as well as nucleophile, that is the OH negative, that is the E2, right। So that means in the rate determining step only RX will be applicable, important here, but in E2 the both role of both RX as well as OH negative will be important from mechanism point of view, right। So E1 कैसे होता है? It is a 2-step mechanism। देखिए SN1 SN2 में भी यही होता है, कंफ्यूज मत होना। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये 1 और 2 ये स्टेप से डिनोट नहीं करते, बल्कि उल्टा है। E1 के आपका 2-स्टेप मैकेनिज्म रहेगा और E2 का आपका 1-स्टेप मैकेनिज्म रहेगा, राइट। यहाँ E1 और E2 डिटरमाइन करते हैं या डिनोट्स करते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए E1 के केस में क्या हो रहा है, पहले आपका हेलोजन यहाँ से एलिमिनेट हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। नाउ दिस इज द इंटरमीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट है। एंड देयर आफ्टर रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम नेबरिंग कार्बन एटम। इस कार्बन से नेबरिंग कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जो लगा हुआ है वो रिमूव हो गया है और आपके पास आ गया है डबल बॉन्ड, राइट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड स्लो स्टेप इज द डिसोसिएशन ऑफ हेलोजन, राइट। सो दैट इज द E1 मैकेनिज्म। E2 के अंदर क्या है, आपके पास सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। न्यूक्लियोफाइल आया, और न्यूक्लियोफाइल नहीं, आई वुड से यहाँ पे बेस है, राइट, क्योंकि ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो बेस आ रहा है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ आया और यहाँ से रिमूव हो गया हेलोजन। सो 1 स्टेप में आपके पास बन गया है इथीन मॉलिक्यूल, राइट। सो दैट इज द दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन E1 एंड E2। एंड सिमिलरली S1 SN2 में, हम SN2 में ये सोचते हैं कि 2-स्टेप मैकेनिज्म होगा, बट नहीं, वो 1 स्टेप है, उल्टा है। ऐसे ही SN1 आपका 2-स्टेप मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये तो आपका सिंपल हैलाइड था, तो कोई इशू नहीं आया और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बट सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा हैलाइड है जहाँ पे हाइड्रोजन आपके अलग, जैसे मान लीजिए लेट्स सी दैट इज अ ब्यूटेन। यहाँ पे एक X लगा देते हैं हम, यहाँ पे एक X लगा दिया। अब एक कॉमन सी बात समझिए, चाहे E1 हो या E2 हो, नेबरिंग कार्बन एटम से हाइड्रोजन का रिमूव होना है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो, एक पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो। यहाँ से आपको आइसोमर 1 मिलेगा,
और यदि यहाँ से रिमूव होता है तो आपको आइसोमर 2 मिलेगा। तो इनमें से कौन सा आइसोमर बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, इस कंसेप्ट को कहा जाता है रेजियोकेमिस्ट्री का, राइट। एंड द रूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट से हर बार पूछा गया है, हर साल आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये हर साल पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिए। सेट-ज़ेफ रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सेट-ज़ेफ रूल डिटरमाइन करता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल, एब्स्ट्रैक्शन, एलिमिनेशन कहाँ से होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन दैट विल डोमिनेट, राइट। अब ये वर्ड आया है सब्सटीट्यूटेड, हाईली सब्सटीट्यूटेड, लेस सब्सटीट्यूटेड, व्हाट डज इट मीन। तो इसका भी सिंपल सा समझ लीजिए। देखिए सपोज कीजिए आपके पास क्या है, इथीन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे, दोनों एक डबल बॉन्ड पे 4, ओके। सो 4 डबल बॉन्ड, सॉरी 4 हाइड्रोजन्स आ गए। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ पे लगा देता हूँ CH3, राइट। अब यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन बच गए, 3। या फिर एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से लेते हैं, इथीन में अब कितने एल्काइल ग्रुप हैं, आप कहेंगे 0, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। बट यहाँ पे इसमें कितने हैं, 1, ओके। सो एक एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट हो गया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे CH3 भी लिख देता यहाँ, तो कितने ग्रुप हो गए, 2, दैट इज द डाई सब्सटीट्यूटेड। यहाँ पे भी होता यदि CH3 ट्राई सब्सटीट्यूटेड, और ये भी यदि होता तो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। सो मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड का मतलब है डबल बॉन्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन लगे होना, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड आपको CH3, CHBr, CH2 और CH3, राइट। तो अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड है आपके पास। मैंने कुछ एरोज यहाँ ब्लू में कर रखे हैं, कुछ आपके रेड में। अब हो क्या रहा है, दोनों ही तरीके से, या तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है जो आपका CH3 है, या फिर नेबरिंग कार्बन एटम के CH2 से, ठीक है। तो CH3 को पहला केस ले लेते हैं, बेस आया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, डबल बॉन्ड बन गया, तो प्रोडक्ट क्या रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3 एज इट इज, सो दैट इज द वन ब्यूटी, ओके। अब सेकंड केस ले लीजिए कि हाइड्रोक्साइड आपका CH2 से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, इन दैट केस यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि ये आपका क्या बन गया है, ब्यूटीन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये 80% बनेगा, ये 20%, सो मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस वन, यानी कि जो रिएजेंट है वो आपका यहाँ पे अटैक कर रहा है मॉलिक्यूल के और आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है। बट क्वेश्चन इज वाई, तो उसका आंसर देगा हमें सेट-ज़ेफ रूल। आप देखिए दोनों में ये जो है ब्यूटाइन, इसमें कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं डबल बॉन्ड पे, यदि आप देखें CH2 CH और एक इथाइल ग्रुप, तो यानी कि एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड C है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ, तो ओवरऑल 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, दिस इज द डाई सब्सटीट्यूट। तो इन दोनों में से मोर सब्सटीट्यूटेड कौन सा है, दिस वन, राइट। सो दैट इज वाई एज पर द सेट-ज़ेफ रूल यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये रूल बार बार रिपीट होएगा। हालांकि इसका एक और रीज़न है स्टेबिलिटी, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है
ब्यूटोइन के कंपैरिजन में। वो क्या है, क्यों है, वो हम नेक्स्ट स्लाइडों में देखेंगे। तो फिलहाल केवल इतना समझिए, सेट्ज़ेफ रूल कहता है कि जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, एल्कीन होगा, उतना ही ज़्यादा उसका पोर्शन बनेगा, मेजर पोर्शन रहेगा, अमाउंट। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, डीहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाउ सेकंड वन, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है विसिनल। विसिनिटी आपने सुना होगा, इंग्लिश का वर्ड है। विसिनिटी का मतलब होता है नेबरिंग में। तो एक कार्बन के नेबर में जो कार्बन है, तो एक हेलोजन यहाँ लगा हुआ है, एक हेलोजन आपका यहाँ लगा हुआ है, तो ये क्या, इसको क्या कहा जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास विसिनल डाइहैलाइड था, जिंक से आप ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, E2 मैकेनिज्म के थ्रू आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेथड आपका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अक्सर एग्जाम में आता है, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही ये है, और ये भी, तीनों। तो ध्यान से देख लेना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिहाइड्रेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एल्कोहल। एल्कोहल पे OH पार्ट ये रहा, H कहाँ से निकलेगा, नेबरिंग कार्बन एटम से। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ उससे नेबरिंग कार्बन पे H है, वहाँ से H निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, और वाटर एज ए मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा। राइट, और आपको मिल जाएगा इथीन। सो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज द रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर क्या रहने वाला है, देखिए, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड लीस्ट विल बी द प्राइमरी। रीजन क्या है, रीजन आपका मैकेनिज्म से समझ आएगा। तो पहले मैकेनिज्म देखते हैं। ये आपके पास एल्कोहलिक पार्ट है, H पॉजिटिव कहाँ से मिला, एसिड से। राइट, OH ने कैप्चर किया। नाउ दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, नाउ OH2+। राइट, सो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाउ कार्बोकैटायन इज रेडी, दिस इज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और कार्बोकैटायन अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए थर्ड स्टेप में, जो कि फर्स्ट स्टेप रहेगा। राइट, और आपके पास एल्कीन तैयार है। अब ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट इन टर्शरी, बिकॉज इन द केस ऑफ टर्शरी एल्कोहल कार्बोकैटायन वुड बी टर्शरी। राइट, स्टेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट आपका इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ दिस मैकेनिज्म। पहला, देखिए, यदि कार्बोकैटायन आपका बन रहा है, सो देयर शुड बी चांसेस ऑफ रीजनरेटेड प्रोडक्ट, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें इन एक्चुअल रीअरेंज प्रोडक्ट मिलते हैं, रीअरेंजमेंट दिखती है। फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट ड्यू टू हाइड्राइड और एल्काइल शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सो फर्स्ट एविडेंस इज दिस वन। सेकेंड वन, देखिए, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या कहता है कि आपका ये होना चाहिए, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करती है कि हाँ भाई, आपका मैकेनिज्म इस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, रिएक्शन इस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही। सो दीज आर द टू एविडेंसेस। रिजियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वही सेम रूल, सेट्ज़ेफ रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल डोमिनेट। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक आपका, लेट सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल है, तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो आप नोट कर लेना। एक प्रोडक्ट के चांसेस तो क्या है कि OH यहाँ से आ जाए, H नेबरिंग कार्बन से यहाँ से, तो क्या बना, दिस, दैट इज द ब्यूटाइन अगेन। और एक क्या है यहाँ से, तो इस केस में क्या बनेगा, दिस वन। तो मेजर पोर्शन यदि आपका ये आ रहा है मेजर प्रोडक्ट, तो आप सही हैं, सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन प्रोबेबली दैट इज द होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग है, एक मिनट। ओके, होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, इसमें हम लेते हैं जो आपका टेट्रा अमोनियम सोल्ट है। राइट, ये आप देख सकते हैं टेट्रा अमोनियम सोल्ट है आपका, और टेट्रा अमोनियम सोल्ट को आप हीटअप करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव दैट इज द बेस,
तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से जो आपका अमीन है, अमीनो ग्रुप, वो आपका रिमूव हो जाएगा और आपको एज अ प्रोडक्ट अगेन ये मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्वाइट सिमिलर है किसके, RX वाले से। लेकिन फिर भी मेजर डिफरेंस क्या आता है, देखिए इन द केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अभी हमने फर्स्ट मेथड में देखा एल्काइल हैलाइड के, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था एज पर सेडजेफ रूल, यानी कि मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन वाज ऑब्टेन्ड। बट इस केस में एक्सेप्शनल केस है, हमें लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मिलेगा होफमैन के केस में। ठीक है, वो क्यों मिलता है उसके भी वजह है। पहली वजह देखिए, एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक नहीं पता है, बट जो प्रपोज्ड आपके पास रीजन है, कुछ रीजन है, उनमें क्या है कि इन द केस ऑफ होफमैन प्रोडक्ट, ये आपका जो होफमैन प्रोसेस है, जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, वो कहीं ना कहीं आपकी एल्कीन से डोमिनेट, एल्कीन जैसी नहीं है जैसी सेडजेफ रूल में है। ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक मोलिक्यूल है, ठीक है, नाइट्रोजन के नेबरिंग पे ये आपके पास क्या है CH3 और ये क्या है CH2। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्बन आपके नेबरिंग पे है, यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यह हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा, या फिर यहां से जा सकता है। बट इन केस ऑफ दिस CH2 वाले जो हाइड्रोजन है दे आर लेस एसिडिक, और जो आपका CH3 वाला है, जो टर्मिनल आपका मिथाइल ग्रुप है, दैट इज मोर एसिडिक इन नेचर। वजह क्या है, एक कॉमन सी बात समझिए, इस CH2 पे ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डेंसिटी को डोनेट कर रहा है कार्बन को, जिसकी वजह से इनकी एसिडिटी घट गई है। ठीक है, बट ऐसा कोई सिनेरियो यहाँ नहीं है। तो इन दोनों में से जब ज़्यादा एसिडिक आपका कौन सा है, ये वाले हाइड्रोजन, तो OH नेगेटिव किसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इन हाइड्रोजन्स को, क्योंकि बेस है, राइट। तो जब यहाँ से आपकी एब्स्ट्रैक्शन होगी तो एक कॉमन सी बात समझिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो ये आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये आपका रिमूव हो गया, तो क्या बना प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, यानी कि लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिला है। और सेकंड रीजन आपका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे CH2 के केस में, इन द केस ऑफ दिस CH2 CH3 ग्रुप आपका अवेलेबल है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस कहीं ना कहीं अवेलेबल है, बट यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन मिथाइल ग्रुप पे कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। सो दैट में बी अनदर फैक्टर व्हाई द लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड, राइट। सो ये दो ऐसे फैक्टर्स है जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई इन होफमैन एलिमिनेशन प्रोसेस लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। पहला क्या है, एसिडिटी का, कि जो आपका हाइड्रोजन है जो ज़्यादा एसिडिक होएगा वहाँ से ही एब्स्ट्रैक्शन होएगा, एंड मोस्टली द मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथाइल ग्रुप, राइट। एंड सेकेंड वन स्टीरिक फैक्टर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो दीज वर द 4 मेथड्स फॉर सिंथेसिस और प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। पहला डिहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और होफमैन एलिमिनेशन। इनमें बस इन तीनों में आपके पास बनेगा मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, केवल ये होफमैन है जिसमें आपका बनेगा लेस सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, तो दैट वाज द रिजियोकेमिस्ट्री पार्ट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो देखिए फिजिकल स्टेट की बात करें तो पहले जो मेंबर्स है दे आर कलरलेस गैसेस, रीजन इज अ वंडर वाल इंट्रैक्शन, और जैसे जैसे आप नेक्स्ट हायर एनालॉग्स की तरफ जाएंगे तो आपके पास वंडर वाल इंट्रैक्शन वुड बी मोर, जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो जाएगी फ्रॉम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। नेक्स्ट आपके पास डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो ऑल द सिस, जितने भी सिस आइसोमर्स है, देखिए सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस है वैसे तो शायद आपको पता होगा पर फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए सीसी बॉन्ड है, हाइड्रोजन्स है, लेट्स सपोज CH3 मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है,
तो इसमें जो दोनों CH3 है ये दोनों आपके इस डबल बॉन्ड के सेम फेस पे है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं सिस। वैसे ही यदि सपोज कीजिए आपके पास ये है CH3 जो सेम ग्रुप है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, देख सकते हैं ऐसे ऐसे अपोजिट फेसिस पे है, तो उनको हम कहते हैं ट्रांस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन द केस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखिए CH3C ये जो डाइपोल मूवमेंट समवट यहाँ है, ऐसे ही डाइपोल मूवमेंट यह है, तो ओवरऑल कैंसल आउट नहीं हुई है एक दूसरे से। सो दैट्स व्हाई ऑल द सिस एंड अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन दे हैव डाइपोल मूवमेंट। बट यहाँ पे क्या है, ये इस डायरेक्शन में, ऐसे ही यहाँ, तो बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे ही यहाँ पे, राइट, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट डाइपोल मूवमेंट रहा है आपका एल्कीन के, ट्रांस एल्कीन के केस में 0। सिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर रहा हूँ मैं। यदि यहाँ पे आपका मिथाइल और इथाइल ग्रुप होते हैं तो आपका या अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, इन दैट केस डाइपोल मूवमेंट वुड बी देयर, राइट। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन्स they are higher as compared to corresponding alkane, and the reason is the polarizability of CC double bond which leads to more interactions। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, यानी कि इथीन जो आपका है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में, इथेन जो उसका एनालॉग है। सिमिलरली यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें, ट्रांस का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा एज कम्पेयर टू सिस, बिकॉज ट्रांस जो आपके पास एल्कीन्स है, जैसे ये शेप है लेट्स सपोज, दे आर इजीली क्रिस्टल फिट, एक दूसरे में फिट हो जाते हैं सॉलिड केस में, राइट। सो दैट्स वाई, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो लैटिस में परफेक्ट फिटिंग के कारण ट्रांस में ज़्यादा इंट्रैक्शंस है, सिस में इंट्रैक्शंस है कम, जिसकी वजह से आपका ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट वुड बी मोर, राइट। हाउएवर कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, बट दिस इज द जनरलाइजेशन। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट में कब होता है, लिक्विड के केस में, राइट। सो दे शो रेगुलर ट्रेंड, और साथ ही सिस आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस के कंपैरिजन में होता है ज़्यादा। वजह क्या है, वजह आपका यह है, लिक्विड स्टेट में देखिए अब वो मोबाइल है, आपके जो मॉलिक्यूल्स है, राइट। सिस के केस में आपके डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, राइट, और यदि डाइपोल मूवमेंट आपके ज़्यादा है सो इंट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल वुड बी मोर, बट इन केस ऑफ ट्रांस देयर इज नो डाइपोल मूवमेंट, सो दैट्स व्हाई इंट्रैक्शन वुड बी लेस, सो दैट इज द रीज़न व्हाई सिस आइसोमर्स इज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट। सोल्युबिलिटी की बात करें, देखिए सी डबल बॉन्ड सी से बना है, सो दे आर नॉन पोलर इन नेचर, सो दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। their density increases with the increase in molecular size, however still they are lighter than water, so water से light है, डेंसिटी इनकी पानी से कम है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये मैंने एल्कीन के पार्ट में भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या होती है क्या नहीं, और इसका यहाँ स्टडी करने का क्या सिनेरियो है वो आपको अभी समझ आ जाएगा। पहले ये देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डी वर्ड नहीं लगा, डी हाइड्रोजनेशन नहीं है, हाइड्रोजनेशन है, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आप ऐड कर रहे हैं किसी चीज पे, राइट। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब क्या है, द हीट और अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके पास एक एल्कीन है सिंपल, राइट, हाइड्रोजन ने को आपने एडअप किया तो यहाँ पे क्या बन गया आपका एल्केन, एल्कीन से एल्केन बन गया। तो जब आप इस पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एल्केन बनेगा, और जितनी अमाउंट इवोल्व होगी उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इथीन का एग्जांपल लिया हमने, सो इथीन में ज़्यादा एनर्जी होती है,
इथेन में लेस एनर्जी होती है। और जो रिएक्शन है दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन है, जब आप हाइड्रोजन को इस पे ऐड करते हैं तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट इवोल्व होती है। तो इसका मतलब क्या समझ आता है कि इथेन की पास कम एनर्जी है और इथीन के पास ज़्यादा एनर्जी थी, तभी तो एनर्जी रिलीज हुई है, राइट। तो वही कंसेप्ट लगा के अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक ग्राफ बनाया हुआ है, देर आर टू एल्कीन्स, एल्कीन 1 एंड 3, ठीक है, जहाँ पे एल्कीन 1 और एल्कीन 1 किस एल्केन में कन्वर्ट हो रही है, इसमें। एल्कीन 3 किस एल्केन में कन्वर्ट हो रही है, इसमें। ओके, सो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को तो कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए डेल H3 ये ज़्यादा है, डेल H1 कम है, तो यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके केस में ज़्यादा निकली, एल्कीन के, एल्कीन 3 के केस में ज़्यादा निकली है, ठीक है। तो क्या इससे स्टेबिलिटी का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए एक बात समझिए, किसी व्यक्ति के पास यदि ज़्यादा चीज़ है और वो डोनेट करता है, ज़्यादा चीज़ उसने डोनेट की, तो इसका मतलब उस पर वो चीज़ें थी तभी तो डोनेट कर पाया, कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पे क्या है, यदि डेल H3 ज़्यादा अमाउंट है जो निकल रही है, इसका मतलब ये एनर्जी अलग से तो बनी नहीं होगी, ये किस में थी, ये एल्कीन में थी। तो यानी कि एल्कीन की एनर्जी, एल्कीन 3 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और एल्कीन 1 की एनर्जी कम रही होगी, और स्टेबिलिटी और एनर्जी का उल्टा रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए E3 E1 से ज़्यादा है, तो जब एल्कीन 3 में एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो स्टेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। सो इनमें से दोनों में से एल्कीन 3 और 1 में से विच वन शुड बी मोर स्टेबल, सो आंसर इज एल्कीन 1, वो मोर स्टेबल है, और अनस्टेबल कौन सा है, एल्कीन 3। सो यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका वो क्राइटेरिया है जो एक्सप्लेन करता है आपको स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म क्या रहता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट आपके पास होगा, पहले हाइड्रोजन एडअप हुआ कैटालिस्ट पे, फिर उसके बाद एड्सॉर्प्शन हुआ किसका, आपका एल्कीन का, देन आफ्टर देयर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन हेयर, राइट। जो हाइड्रोजन है वो एडअप हो गया, उसके बाद जो सेकंड हाइड्रोजन था वो एडअप हो जाएगा यहाँ पे, और कैटालिस्ट एज इट इज मिल गया और ये आपको एल्केन मिल गया। दैट इज द सिंपल मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, राइट। एल्कीन स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें, जैसा कि अभी अभी आपको बताया, ऑल द एल्कीन्स they have some inherent energy which can be find out using the heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation is the index of stability of the alkene. प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाया था मैंने कि जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी रही होगी एल्कीन की, ठीक है। मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस स्टेबल एल्कीन वाज, ठीक है। इन द केस ऑफ unsubstituted alkene that has a highest heat of hydrogenation and so is they are the least stable. जो unsubstituted alkene है जैसे इथीन, तो इथीन सबसे कम स्टेबल है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है। जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी निकलेगी। अब सिस और ट्रांस में से आपको पता है स्टेबल किसको होना चाहिए, ट्रांस को। तो ट्रांस के केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपकी निकलती है कम और सिस में निकलती है ज़्यादा, ठीक है। उसकी वजह क्या है, अभी ये वाई ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस, या फिर कहें मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, व्हाट इज द रीज़न फॉर दैट। रीज़न आपके वह निकल के आता है ये हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट आपने कभी पढ़ा होगा, हाइपर कंजुगेशन, दैट एक्सप्लेन्स द वाई द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो एक सिंपल सा तरीका समझिए, यहाँ एल्कीन है इथीन,
कितने अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कौन सा होता है, जो सी डबल बॉन्ड सी है उससे नेक्स्ट कार्बन इसमें है ही नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। प्रोपीन के केस में दिस इज सी डबल बॉन्ड सी एंड दिस इज द नेक्स्ट कार्बन एटम जिस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 3 + 3 9 12, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी और उतनी ज़्यादा ही स्टेबिलिटी आएगी। और उसकी वजह क्या है स्टेबिलिटी का, तो वो भी समझिए। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, प्रोपीन है, तो ये होगा हाइपर कंजुगेशन में ये माइग्रेशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज CH2 और यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू एक हाइड्रोजन, राइट। तो दीज आर द कैनोनिकल रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, राइट। नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर कोरिलेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपैरेटिवली कम हो रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी आ रही है, पहली बात। बट नोटेबल पॉइंट हेयर आर दीज टू, ये नोटेबल है और अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि किसी ना किसी तरीके से, या तो कि वाई ट्रांसब्यूटेन हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, या फिर सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, या फिर वाई ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कोरिलेट करे वगैरह वगैरह। तो यहाँ देख सकते हैं सिस की वैल्यू क्या है 119 एंड ट्रांस की 115, तो विच इज मोर स्टेबल, ट्रांस, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी कम है, ठीक है। सो इसके बेस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई ट्रांस इज मोर स्टेबल, राइट। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ एल्कीन स्टेबिलिटी एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये दोनों के दोनों कंसेप्ट ही आपसे जुड़े हुए सेट-ज़ेफ रूल से। सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग देखिए, सेट-ज़ेफ में आपका मोर सब्सटीट्यूट क्यों बनता है, वजह सिंपल है, क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। ये हमने यहाँ लिखा है ना, जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वो बनेगी, राइट। सो दैट इज वाई एक्चुअल में कंसेप्चुअल पॉइंट या बेसिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बट सेट-ज़ेफ वाज द साइंटिस्ट हु जनरलाइज दिस जनरलाइजेशन। उसने नोटेड डाउन किया, जिसके हिसाब से उसने सेट-ज़ेफ रूल दिया, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। देखिए, एल्कीन्स में फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, सी डबल बॉन्ड सी, एक डबल बॉन्ड है, राइट। और ये जो डबल बॉन्ड अवेलेबल है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव भी है, बिलो भी है, राइट। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दे या आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे। हर रिएक्शन में दो ही चांस होते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो या न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो। बट इन दिस सिनेरियो वेयर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एज वेल एज बिलो, the electrons are negatively charged and most of the nucleophile they are also negatively charged, so it is difficult for nucleophile to attack on this alkene, right, क्योंकि negative repulsion है। so that's why nucleophilic reaction would not be shown by alkenes, rather electrophilic reaction would be shown by the alkenes, ठीक है। अभी इसमें भी आप मैकेनिज्म जितने भी देखेंगे, हमेशा अटैक हमें ऐसे ही दिखाना है इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मूवमेंट करते हैं ऑर्गेनिक में, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, समझ में आ गया। बट इलेक्ट्रोफिलिक में भी दो टाइप्स है, पहला एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो अब ये एल्कीन्स आपको कौन सी रिएक्शन शो करेगा, तो वो समझने के लिए हम दोनों का ही प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये आपके पास एल्कीन है X + Y, राइट, ऐड हुआ, X+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि इसने अटैक किया X पे
और नेगेटिव ने फिर अटैक किया यहाँ पे, राइट, या यहाँ पे या यहाँ पे, इसमें कहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ, ठीक है, एक्स जुड़ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई दोनों एड अप हो गए हैं। तो एक ये तो है एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कब पॉसिबल है, जब आपका एक्स पॉजिटिव यहाँ से आए, अटैक हुआ, और ये जो हाइड्रोजन है ये फिर रिमूव हो जाए यहाँ से, ठीक है, तो H की जगह आ गया X। नाउ दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट एनालाइज कर लिए। अब बात ये है व्हाट वुड बी द मेन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस आपके शोन आर गिवन बाय द एल्कीन्स, नॉट द सब्स्टिट्यूशन। रीजन आपका सिंपल है, देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, जो ये डबल बॉन्ड है दैट इज ब्रोकन, ये वन वीक पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स आर जनरेटेड इन द केस ऑफ एडिशन रिएक्शन। बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन CH सिग्मा बॉन्ड ब्रोक हुआ, वन CH बॉन्ड ही जनरेट हुआ। तो इनमें से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, इसकी। सो दैट इज वाई द एडिशन रिएक्शंस आर शोन बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर शोन बाय द एल्कीन्स, ठीक है। तो अब हम जितनी भी आगे रिएक्शंस देखेंगे वो सभी क्या रहेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिनमें पहली रिएक्शन आपकी क्या है, द एडिशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस का एडिशन। तो आपके पास ये आपके पास एल्कीन है, हेलोजेंस के तौर पे लेट्स से ब्रोमीन आपने ऐड की, तो ब्रोमीन यहाँ ऐड हो चुका है, दैट इज द एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ दिस सिंपल सी रिएक्शन जो है, दिस सिंपल रिएक्शन इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इन इटसेल्फ इज ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज कलर का ब्रोमीन होता है, लिक्विड है आपका, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड आपका ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही ब्रोमीन इससे रिएक्ट करेगा, जो कि आपका केवल डबल बॉन्ड के साथ पॉसिबल है, इन दैट सिनेरियो आपके पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट। सो ब्रोमीन किससे ऐड हो गया, डबल बॉन्ड पे। सो ओवरऑल देयर इज नो ब्रोमीन लिक्विड देयर, कोई ब्रोमीन लिक्विड नहीं बचा। सो दैट्स वाई डिसअपियरेंस ऑफ ऑरेंज कलर इज इंडिकेटर ऑफ द अनसैचुरेशन, राइट। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो फ्लोरीन है वो दैट वुड बी मोस्ट रिएक्टिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, मैकेनिज्म की यदि हम बात कर रहे हैं, सो देयर आर टू प्रोपोज्ड मैकेनिज्म, राइट। फर्स्ट वन इज द टू स्टेप आयनिक मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज द साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। क्या है, वन बाय वन देखते हैं। देखिए टू स्टेप है, तो पहला स्टेप क्या है आपका कि ब्रोमीन जब अप्रोच करेगा डबल बॉन्ड को, एल्कीन को, राइट, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। नाउ सेकेंड स्टेप इज द अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन जो आपका बचेगा, क्योंकि इसको जब आप ब्रेक करेंगे एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। सो ब्रोमाइड अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द सिंपल टू स्टेप आयनिक मैकेनिज्म। व्हाट आर द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ दिस मैकेनिज्म, दैट सपोज कीजिए आप कुछ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनना चाहिए जिसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आपका प्रोडक्ट में हो, तो वो हमें मिला है। सो एडिशन ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्स प्रोडक्ट, ये ऑब्जर्व किया है। सो दैट्स वाई टू स्टेप मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस, कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम है, फॉलो नहीं हो रहा है। ऑलवेज द ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इस रिएक्शन में हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट आपको मिलेगा, बट दिस मैकेनिज्म कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई। देखिए ब्रोमाइड जो है वो आपका इस फेस से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी। यदि वो सेम फेस से अटैक कर रहा है तो आपको सिस मिलना चाहिए था, राइट, और यदि वो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो आपको ट्रांस मिलना चाहिए। तो देखा जाए दोनों प्रोडक्ट बनने चाहिए, बट इन एक्चुअल हमें ओनली क्या मिलता है, आपका ट्रांस प्रोडक्ट। सो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म। सेकंड, रीअरेंजमेंट नहीं ऑब्जर्व की गई। देखिए यदि कार्बोकेटायन बनता है तो आपके पास रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, बट इन दिस सिनेरियो आपके पास कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रही। तो ये मैकेनिज्म आपका इन दो लिमिटेशंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाया।
तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए फिर अनदर मैकेनिज्म क्या प्रोवाइड किया गया, दैट इज द साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या है आपके पास, एल्कीन है, ब्रोमीन आया, या आपका ट्रांजिशन प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद ये आपका बन गया हेलोनियम आयन। ब्रोमीन आपका दोनों कार्बन से अटैच हुआ, पॉजिटिव चार्ज है। नाउ द ब्रोमाइड विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड इज ब्लॉक्ड बाय दिस ब्रोमीन एटम, सो दैट्स वाई ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस मैकेनिज्म में ये सारे आपके फॉलो हो रहे हैं रूल। कैसे? यदि हम एक्सटर्नल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाल देते हैं कुछ और, मान लीजिए एक्स डॉट है, तो एक्स डॉट यहाँ मिल जाएगा आपको। साथ ही में ओनली ट्रांस प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि फ्रंट फेस इज ब्लॉक्ड बाय दिस ब्रोमीन। एंड साथ में रीअरेंजमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कोई कार्बोकैटायन यहाँ बन ही नहीं रहा, कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर एक्यूरेट मैकेनिज्म टू सॉर्ट आउट दिस एडिशन ऑफ हैलोजन रिएक्शन, राइट। तो इसके बाद अब आज की वीडियो में तो इतना ही। और नेक्स्ट जो ये स्लाइड्स है, जैसे एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ वाटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एटलीस्ट ये दोनों के दो, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ये 3-4 स्लाइड रह गई है हमारी, ठीक है। और आज की वीडियो में फिर इतना ही। कुछ भी बच्चों डाउट और क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।